हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई हम न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास का पाठ 2 अम्ल क्षारक लवण जो होते हैं, जो पार्ट है उसके हम क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 के हैं। अगर पार्ट 1 का अगर आपको चाहिए तो वो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट जो है 10वीं कक्षा के विज्ञान का पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में अवस्वित जल एवं शेष 2 में एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप परखनली में रखे हुए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो मतलब क्या है कि आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, क्वेश्चन में बताया। इसमें एक में अवसाती जल, एक में शेष, 2 में एक एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप परखनली में पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी परखनली में कौन सा पदार्थ है। तो उसके लिए उत्तर है, लिटमस पत्र को 3 भागों में बांटकर तीनों परखनलियों में डुबो। जिस परखनली में इसका रंग नीला हो जाए वो क्षारीय विलयन होगा। जिन अन्य 2 परखनलियों में रंग परिवर्तित नहीं होता उनमें जल और अम्लीय विलयन होगा। अब इसी लिटमस पत्र को जो क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका है उससे जल और अम्लीय विलयन में डालो। जिस परखनली में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें जल होगा, पर जिस परखनली में अम्लीय विलयन होगा उसमें नीले लिटमस का रंग पुनः लाल हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब अगर हमें उन परखनलियों में से तीनों अम्ल की पहचान करनी होगी तो जो लिटमस पत्र होगा उसको पहले तो हम क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और पहली वाली में जिस परखनली में इस रंग मतलब जिस भी परखनली में वो पेपर डालते हैं तो क्या होगा, जिसका रंग नीला हो जाएगा तो उसमें कौन सा अच्छा होगा, क्षारीय विलयन। और जो 2 अलग अलग में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसमें से एक के अंदर तो क्या होगा, जल होगा, तो वो कौन सा, जल अम्लीय विलयन होगा। इसी तरह लिटमस पर्स को जो क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका है उसे जल में अम्लीय विलयन में डालो। जिस परखनली के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अगर उसको डाल दिया, वो निकालने के बाद उसको दूसरे वाले में डालो, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वो जल होगा। और जिस परखनली में डालने से अम्लीय विलयन होगा उसमें नीले रंग का लिटमस पुनः रंग लाल हो जाएगा। मतलब जो लाल था वो क्षारीय में डालने से वो नीला हो गया था, पर वो वापस से फिर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो उससे हमें तीनों की पहचान हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। मतलब जो पीतल के और तांबे के बर्तन होते हैं उसमें खट्टे और दही वाले पदार्थ मतलब बनी हुई चीज़ें क्यों नहीं रखते। तो इसका आंसर है, दही और दूसरे खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, इसलिए जब ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो विशेष शैले यौगिकों का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और दूसरे खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। मतलब दही और दूसरे जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्ल होता है, और जब ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो विशेष शैले यौगिक मतलब जहर का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होता है, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम इसमें के ऐसे बर्तनों में ये सब चीज़ें रखेंगे और खाएंगे तो उससे हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। मतलब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, मतलब कोई धातु है उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया मतलब उसका होता है साथ, तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तब प्राय हाइड्रोजन गैस है। मतलब जब ये चीज़ अम्ल और धातु एक साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारो, मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको साबुन के घोल से गुजारो तो बुलबुले उत्पन्न होंगे। उन बुलबुलों के निकट जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला लाभो फट फट की ध्वनि के साथ जलेंगे। इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध होती है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको देखना है अगर उसका उदाहरण, तो जो गैस को साबुन के घोल से गुजारो और बुलबुले उत्पन्न होंगे। उन बुलबुलों जब जो बुलबुले उत्पन्न होंगे मतलब जो बनेंगे उनके पास मोमबत्ती की लो को ले जाओ, तब वहाँ पर कौन सी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, फट फट की। तो जिससे पता चल जाएगा
कि ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। फिर प्रश्न हमारा अगला है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पर उन्होंने समीकरण पूछा तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक 1 का समीकरण लिखा, फिर क्लोरोक्साइड का लिखा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर यौगिक ए अवश्य कैल्शियम कार्बोनाइट है पर यह तनु हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के क्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के में आग बुझाने का गुण होता है, इसलिए वह जलती मोमबत्ती को क्या कर देता, बुझा देता। फिर अगला प्रश्न है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयों में अम्लता और अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित। मतलब उत्तर है कि HCl और HNO3 यदि आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में H+ आयन नहीं बनता, इसके लिए ये अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। मतलब जो अम्ल और जलीय विलयन है जो विद्युत का चालन क्यों करता है, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। फिर अगला है, शुष्क का हाइड्रोक्लोरीन गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। तो आंसर होगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरीन गैस शुष्क लिटमस पत्र का नहीं रंग बदलती क्योंकि जल की उपस्थिति में यह आयनीकरण न कर पाने के कारण H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाती। फिर अगला प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, जिसके लिए इसलिए जल में किसी सांद्र अम्ल को सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रित असफलित होकर बाहर आ सकता है। इससे स्थानीय ताप बढ़ जाएगा, जिस कारण उपयोग किया जाने वाला कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो स्टूडेंट, इस टाइप से आप इनके जो क्वेश्चन हैं इनके आंसरों को लिखकर देख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।